गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। मैं भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 63वां नंबर लेक्चर और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर यानी जो आप लोग का टॉपिक है अंतिम यूनिट, उसका दूसरा लेक्चर है ये। पहले लेक्चर में मैंने एम्पलीफायर क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। एक एक टाइप के एम्पलीफायर को आपने कैटेगराइज किया, उसको देखा, समझा। ठीक है, अब हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, यानी हम लोग अब सिलेबस पे एंटर कर रहे हैं। पहला वाला जो लेक्चर था वो सिलेबस नहीं था, यानी हम पूरी तरीके से अब सिलेबस पे एंटर करना शुरू कर रहे हैं, यानी यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का जो हेडिंग है उसका नाम है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछिएगा कि सर इसका नाम स्मॉल सिग्नल क्यों पड़ा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके आगे चल के मिल जाएगा कि इसका नाम स्मॉल सिग्नल क्यों पड़ा। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में कैसे हम लोग सर्किट्स बनाते हैं और कौन कौन सा सर्किट्स बनाते हैं और हमारे सिलेबस में कौन कौन सा एम्पलीफायर पढ़ना है ये। क्योंकि कल जो मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था, जो पिछला लेक्चर मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्पलीफायर, ढेर सारे एम्पलीफायर थे उसमें, बहुत सारे एम्पलीफायर आपके पास अवेलेबल थे। तो आपने सारे टाइप्स को देख लिया। इसके बाद अब हम लोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर पे आ रहे हैं। ठीक है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर आपके पास देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में बता दूं। ये कोई सिंपल एक एम्पलीफायर है और कुछ भी नहीं। कोई भी टाइप का एम्पलीफायर बनाइएगा यही बनाइएगा। इसके पहले जो मैं जितना भी एम्पलीफायर पढ़ाया सभी को यहाँ डील करना संभव नहीं है। सभी एम्पलीफायर कहिएगा कि यहीं पढ़ा दीजिए, संभव नहीं है। उसमें से कुछ एम्पलीफायर अगले सेमेस्टर के लिए है, कुछ एम्पलीफायर आपको पढ़ना ही नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो आपको पढ़ना है। आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो सब नहीं पढ़ना है। जैसे पावर एम्पलीफायर लास्ट में क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को इस बार पढ़ना है और आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। कुछ ये है वाइड बैंड एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल, उसमें एक और है आपको लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये सब चीज़ें कम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे एम्पलीफायर आपको अभी जानना है। आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो सिलेबस में होगा वो मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा। फिलहाल मैं अभी एम्पलीफायर पे आया ही नहीं हूँ, मतलब एम्पलीफायर के टाइप्स पे नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अभी एम्पलीफायर का बेसिक्स यूज कर रहा हूँ और उसमें भी मैं यूज कर रहा हूँ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक, ये स्मॉल सिग्नल क्यों बोलते हैं? स्मॉल सिग्नल कितनी बार बोल चुके हैं, बट इसका मतलब तो समझ में आना चाहिए आपको। चलते हैं, तो पहले ब्लॉक डायग्राम को समझिए, उसके बाद स्मॉल सिग्नल को मैं पढ़ के बताऊंगा। मेरा थोड़ा तरीका अलग होता है पढ़ाने का। तो सबसे पहले मैं एक एम्पलीफायर बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, यहाँ तो लाइनिंग होगा, सीधा एक अथी नहीं है। ठीक, ये देखिए, ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम का नाम क्या दिया हूं मैं? एम्पलीफायर। यहां तक क्लियर? इसका नाम एम्पलीफायर है। ठीक, इस एम्पलीफायर में VDC सप्लाई देते हैं और इधर हम AC सप्लाई देते हैं। कहने का मतलब इसके अंदर जो सर्किट होगा वो DC सप्लाई होगा। ठीक, याद है आपको मैंने बाइसिंग पढ़ाया, जस्ट इसके प्रीवियस चैप्टर में चले जाइए, मैंने बाइसिंग कंप्लीट कराया आपको। जब मैं बाइसिंग पढ़ा रहा था उस समय मैं AC सिग्नल नहीं प्रोवाइड करता था। आपको याद है, मैं दिखाता हूँ सर्किट, आपको तब पता चलेगा कि हाँ सर आप सही बोलते हैं। आपको याद है, ऐसा रेसिस्टेंस, ऐसा रेसिस्टेंस, ऐसा रेसिस्टेंस, ऐसा रेसिस्टेंस। आप बोलेंगे अरे सर ये तो अभी देखे थे हम लोग इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ ऐसे, यही चीज़ तो आप बनाए थे। तो ये सर्किट जो बनाए थे यही इसके अंदर होगा। इसके अंदर, इस बक्से के अंदर कुछ ना कुछ सर्किट तो होगा और वो यही सर्किट होगा। इसी तरह के किसी भी बाइसिंग का सर्किट हो सकता है। ये जो बाइसिंग है इसे वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग कहते हैं या ठीक है पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग कहते हैं। ठीक, तो ये बाइसिंग इसके अंदर होगा। ठीक, और ये सर्किट होगा। इसमें हम लोग बाहर से AC सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, मतलब यहाँ एक कैपेसिटर लगाएंगे और बताएंगे कैपेसिटर कितना लगाएंगे, और यहाँ एक AC सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, यही AC सिग्नल दे रहे हैं। और आउटपुट में लोड लगाएंगे, यहाँ पर लोड, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसको RL बोलेंगे और यही RL यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये अंदर का सर्किट्स, एम्पलीफायर का सर्किट्स होगा वो अलग अलग होगा, हर एक टाइप का अलग होगा। जैसा मेरा रिक्वायरमेंट वैसा मेरा सर्किट। करेक्ट। खैर, इसके अंदर कौन सा सर्किट होगा ये मैं चैप्टर के आगे धीरे धीरे बताऊंगा। क्लियर? इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि क्या होगा, पहले इसके बाद बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने AC सिग्नल दिया, इसका नाम VS है, और यहाँ पर लोड रेसिस्टेंस है, और यहाँ I आउटपुट करंट आ रहा है, यहाँ इनपुट करंट है RS। ठीक है, सोर्स रेसिस्टेंस हुआ, और यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर का, यहाँ के आगे देखिए,
इसके आगे सर्किट के अंदर जो भी इनपुट साइड में रेसिस्टेंस होगा उसे इनपुट रेसिस्टेंस बोलेंगे। यानी एम्पलीफायर का जो इनपुट रेसिस्टेंस होगा उसे आर इन के नाम से जान रहे हैं, करेक्ट। और सर्किट के अंदर यानी इस एम्पलीफायर के सर्किट के अंदर का जो आउटपुट साइड का रेसिस्टेंस होगा, इधर ये जो आउटपुट साइड का रेसिस्टेंस होता है और ये इनपुट साइड का रेसिस्टेंस होता है, ये सर्किट के अंदर की बात कर रहे हैं एम्पलीफायर के, इसे आर इन और आर आउट बोलते हैं। ये लोड रेसिस्टेंस है, करेक्ट। यानी ये सर्किट के बाहर हुआ और ये आरएस सर्किट के बाहर हुआ, ठीक। यानी कि दैट मींस एम्पलीफायर का स्पेशल रेसिस्टेंस, ये बाहर का रेसिस्टेंस, ठीक। और ये एसी सप्लाई देंगे और यही सिग्नल यहाँ पर एम्पलीफाइड होके मिलेगा। कितना गुना मिलेगा ये आपके सर्किट पे निर्भर करेगा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कितना गुना बढ़ेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये छोटा सा ब्लॉक डायग्राम को समझाया। इस फोटो को कैसे समझिएगा, इसका नाम क्या क्या है मैंने मेंशन कर दिया है। आर आई बराबर इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है। सबका नाम मैंने मेंशन किया है, आप एक एक करके पढ़ के देख सकते हैं, ठीक। आइए सबसे पहले इस आगे पढ़ने से पहले मैं इसको बता दूं। द लीनियर एम्पलीफायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। द लीनियर एम्पलीफायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। जो लीनियर एम्पलीफायर है वो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इसको। यानी स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का दूसरा नाम क्या हो गया, लीनियर एम्पलीफायर। आगे बढ़ाता हूँ। इट इज कॉल्ड अ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर बिकॉज दिस एम्पलीफाई सिग्नल फेथफुली, दैट मीन्स नो नॉइज और डिस्टॉर्शन कम्स। दूसरा पॉइंट कि इस स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में कोई भी नॉइज या डिस्टॉर्शन नहीं आता है, ये दूसरा बात हुआ। तीसरा बात, इन स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर रहा हूं क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल इज सफिशिएंटली स्मॉल। यही रीजन है। कोई पूछेगा व्हाई इट्स नेम इज स्मॉल सिग्नल, तो आप बता देना जब हम लोग सिग्नल देते हैं और उस समय सिग्नल का जो एसी रूप है उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का हिंदी होता है आयाम, ठीक। क्या होता है, आयाम, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये देखिए आयाम, तो नीचे भी उतना ही होगा, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये एम्पलीट्यूड सफिशिएंटली, जरूरत के अनुसार से छोटा होता है, छोटा, उसी को एम्पलीट्यूड छोटा होने के कारण इसका नाम स्मॉल सिग्नल पड़ा। और ये सर्किट के अंदर, एम्पलीफायर सर्किट के अंदर ये स्मॉल सिग्नल जाएगा और ये सिग्नल को बड़ा करेगा, इसका एम्पलीट्यूड को बड़ा करेगा, तो ये कहलाएगा स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। क्लियर। यानी हम लोग का चैप्टर यही पढ़ना है, सिलेबस भी यही कहता है, ठीक है। पावर एम्पलीफायर भी पढ़ाए थे जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, तो ये आगे के सेमेस्टर में, जस्ट इसके बाद के सेमेस्टर में हमें अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा। तो इतना क्लियर हो गया सर 3 पॉइंट से। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का दूसरा नाम लीनियर एम्पलीफायर है। दूसरा, यह इस तरह के एम्पलीफायर में नॉइज और डिस्टॉर्शन नहीं आता है। कौन कौन क्या चीज नहीं आता है सर, ठीक है, डिस्टॉर्शन, नो नॉइज और डिस्टॉर्शन। एक लड़का बोला सर नॉइज और डिस्टॉर्शन समझ में नहीं आता है। पहले नॉइज और डिस्टॉर्शन को भी दो लाइन पे समझ लेते हैं। आप नॉइज का मतलब क्या समझते हैं और डिस्टॉर्शन का मतलब क्या समझते हैं, वो यहाँ भी हम बताते हैं आपको। नॉइज एक अनवांटेड सिग्नल कहलाता है। नॉइज का मतलब हल्ला मत समझिएगा। बहुत सारे लोग हल्ला को नॉइज समझते हैं। जैसे हम लोग क्लास में हल्ला करते रहते हैं तो टीचर्स आते हैं उधर से बोलते हैं डोंट मेक नॉइज, ऐसा कुछ बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हल्ला को नॉइज बोल रहे हैं, अनवांटेड सिग्नल को नॉइज बोलते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, ठीक, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसी समय बगल में एक आदमी पूजा करके घंटी बजा रहा है। घंटी बजाने ये नॉट ए बैड, बट वह सिग्नल आपके लिए नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है। यानी जो काम आप कर रहे हैं उसमें कोई अनदर सिग्नल आके आपको, आपके एक वर्क को डिस्टर्ब करता है, नहीं उस सिग्नल को डिस्टर्ब करता है, देन उस समय जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो आपका नॉइज सिग्नल कहलाएगा, ठीक। ऐसे बहुत सारे सिग्नल होते हैं नॉइज जो दूसरे सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे हमारे आकाश में ढेर सारे सिग्नल दौड़ रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। जिस फ्रीक्वेंसी को हम जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसको लेते हैं और उसके अगल बगल वाला फ्रीक्वेंसी उसको डिस्टर्ब करता है तो नॉइज कहलाता है, ठीक। इन नॉइज का डेफिनेशन हुआ। डिस्टॉर्शन किसे बोलते हैं, डिस्टॉर्शन, यदि मैं सिग्नल ऐसा दिया, देख लीजिए मैं सिग्नल ऐसा इनपुट में दिया और आउटपुट में मेरे को सिग्नल थोड़ा सा इस तरीके से मिला, देखिए तो एसी ही मिला, बट सिग्नल का रूप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मिला, टेढ़ा मेढ़ा मिला, ठीक। टेढ़ा मेढ़ा मिलने के कारण, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब इसका रूप बदल गया। रूप कैसे बदला, क्यों बदला, ये सभी हम आपको आगे चल के बताएंगे। ऐसे मैं बता दूं कि सर्किट के अंदर अच्छी क्वालिटी के डिवाइसेस नहीं लगे रहते हैं।
सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है या सर्किट रेसिस्टेंस जितना चाहिए उससे मैच नहीं करता है। इन सब कारणों, इसका और अच्छे से कारण डिफाइन करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन बता रहे हो तो सब अभी कैसे बता दें, तो आगे जैसे जैसे जाएगा अपने आप समझ में आएगा डिस्टॉर्शन कैसे उत्पन्न होता है और नॉइज कैसे उत्पन्न होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको दो शब्द समझाया, नॉइज और डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन किसी भी वेवफॉर्म का जो रूप है वो बिगड़ता है, उसे हम लोग डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और नॉइज अनवांटेड सिग्नल आके मिक्स होता है जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ तो आप देखिएगा पंखा घूमेगा, अगर पंखा चलता, पंखा घूमता, पंखा का आवाज़ फर 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 आता और इसमें इंट्रोड्यूस होता, तो आप बोलते सर बहुत सारा नॉइज उत्पन्न हो रहा है। हल्ला, नॉइज को हल्ला में मत डिफाइन कीजिएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ जिस सिग्नल में, उसी साउंड सिग्नल दूसरा साउंड सिग्नल आ रहा है, इस तरीके से मैं कुछ भी करूँ उसमें दूसरे उसी टाइप का दूसरा सिग्नल आकर उसको डिस्टर्ब करे, उसे नॉइज कहते हैं। चलिए, तो नॉइज और डिस्टॉर्शन समझ गए, यानी कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में नॉइज और डिस्टॉर्शन कम होता है, जीरो नहीं होता है। जीरो कभी भी किसी एम्पलीफायर में नॉइज और डिस्टॉर्शन जीरो नहीं हुआ है, कम होता है, ठीक है। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के बारे में छोटा सा डेफिनेशन आपने समझ लिया, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम आपके पास यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब आइए हम लोग जब एम्पलीफायर पढ़ने लगेंगे, जो कि सर्किट्स बनाएंगे और एम्पलीफायर आपको पढ़ाएंगे, तो आप देख लीजिएगा मैं 4 चीज़ें निकलवाऊंगा, 5 चीज़ें, वोल्टेज गेन, करेंट गेन, पावर गेन, इनपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट रेसिस्टेंस। ये 4 चीज़ें बार बार कैलकुलेट कराएंगे। तो आज के बाद गेन एक नया शब्द है, क्या? गेन नया शब्द है ना, ठीक है। गेन एफिशिएंसी से आता है, आउटपुट बटा इनपुट, याद रखिएगा। गेन का दूसरा नाम मैकेनिकल वाले इसको इफिशिएंसी बोलते हैं, मैकेनिकल वाले इसको क्या बोलते हैं? इफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वाले क्या बोलते हैं? इसको इफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। और ये गेन हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बोलते हैं। गेन का मतलब क्या मैंने समझाया? GAIN, गेन, आउटपुट बटा में इनपुट, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा वोल्टेज गेन, क्या लिखा? वोल्टेज गेन, गेन तो आउटपुट बटा इनपुट, तो वोल्टेज लगा दिया, तो इधर भी वोल्टेज लगा दीजिए, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। जो शब्द यहाँ लगा दीजिएगा, करंट गेन, तो आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। फॉर्मूला गेन का यही होता है, यानी एक तरह से इफिशिएंसी कैलकुलेट करके हमें बताता है, तो यही गेन कहलाता है। इसलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि हम जब पढ़ाएंगे गेन, जब भी बोले, अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बार बार गेन शब्द ही यूज करेंगे, तो आपके दिमाग में बस इतना बैठा रहना चाहिए, आउटपुट बटा इनपुट। अब उसके पहले जो शब्द रहेगा वही आप लगा दीजिएगा, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, आउटपुट रेसिस्टेंस बटा इनपुट रेसिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से आपका अलग अलग होगा आपका। तो ये आपके पास 5 चीज़ें मैं कैलकुलेट करवाऊंगा जो कि आपके पास दिख रहा है, ठीक है। मैं एक एक करके मैं डिफाइन भी करता हूँ और सबका फॉर्मूला भी इसी से बना रहा हूँ। हाँ, ये तो मैं इस साधारण ब्लॉक डायग्राम, एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम का ये 5 चीज़ निकलवा रहा हूँ एग्जैक्टली, और जब हम इसके अंदर के सर्किट बनाएंगे उसका भी निकालेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बताता हूँ पाँचों, यानी कि वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, इनपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट रेसिस्टेंस, ये 5 चीज़ों को मैं निकलवाता हूँ। आइए, तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीफायर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है? पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीफायर। आप कॉपी में देखिए लिखा होगा पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीफायर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी एम्पलीफायर को किस किस चीज़ से पहचान सकता हूँ, या ऐसे मतलब किसी भी एम्पलीफायर को ये अच्छा है या बुरा है कैसे बताऊँगा। तो मेरे पास 4 पैरामीटर है जिससे हम ये बता सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है। एक है वोल्टेज गेन। जब मैं वोल्टेज गेन निकालूंगा तो उससे ये बताऊंगा कि एम्पलीफायर के लिए ये वोल्टेज गेन कितना होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका वोल्टेज गेन ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं। किस तरह का एम्पलीफायर है उससे हम आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास वोल्टेज एम्पलीफायर है, क्या? वोल्टेज एम्पलीफायर, यानी वो वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। इसका मतलब वोल्टेज एम्पलीफायर वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, तो वोल्टेज गेन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और उस तरह से अगर मेरे पास करंट एम्पलीफायर होता, करंट गेन ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये जो आपके पास टर्म है, वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस, पावर गेन, ये किसी एम्पलीफायर का पैरामीटर कहलाता है। फिर आया पैरामीटर का हिंदी बता रहा हूँ, पैमाना होता है। पैमाना मतलब किसी चीज़ को नापने का यंत्र, जिससे हम उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ बता पाएँ, ठीक।
जैसे आपके पास दूध आता है, नापने के लिए लीटर होता है, तब बता पाते हैं 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। तो आप दूध का नाप करके बता दिए, उससे उसका दूध के बारे में पता चला आपको। वही बात एम्पलीफायर के इन चारों पांचों टर्म से मेरे को ये पता चलेगा कि एम्पलीफायर कितना अच्छा है। ठीक, अगर वोल्टेज एम्पलीफायर और वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा है तो हम बोलेंगे अच्छा एम्पलीफायर है। अगर वोल्टेज एम्पलीफायर और वोल्टेज गेन ही कम हुआ तो नहीं, अच्छा एम्पलीफायर नहीं है। तो इस तरीके से मैं अलग अलग डेफिनेशन दे रहा हूँ। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला भी बताया था, आउटपुट बटा इनपुट होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो मैंने एकदम सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है कि रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज का जो अनुपात होता है उसे गेन कहते हैं। अब बताइए, ऊपर भी वोल्टेज, नीचे वोल्टेज, वोल्टेज कटेगा तो इसका कोई यूनिट होगा, इसलिए कि जितना भी गेन आपको आज के बाद मिलेगा उसमें कोई भी यूनिट नहीं होगा। करंट गेन मैं नहीं लिखा हूँ, अपने से आप मेंशन कीजिए। क्या मेंशन कीजिएगा? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज, काट दीजिए, यहाँ लिखिए करंट, इनपुट वोल्टेज काट दीजिए करंट, वोल्टेज गेन को काट दीजिए करंट, आउटपुट वोल्टेज को काट दीजिए और इनपुट वोल्टेज को काट दीजिए। वी को काट, यहाँ ए आई लिख दीजिएगा, ए आई लिखा हुआ है, ए आई बटा, ठीक है, यानी कि करंट गेन का फॉर्मूला होगा ए आई इज इक्वल टू आई ओ, आउटपुट करंट, बटा आई इनपुट करंट। इस तरीके से अगर आप जो भी नोटेशन किए हैं वो डाल सकते हैं। तो आप अपने से डिफाइन कीजिए, मैं लैंग्वेज नहीं लिखा हूँ। अब इतना बच्चा नहीं रहे कि अब लैंग्वेज नहीं बदल सकते, सिर्फ वोल्टेज को करंट जहाँ जहाँ वोल्टेज बना, ऐसे वोल्टेज जहाँ जहाँ करंट बनाना है उतना कर सकते हैं। इनपुट रेसिस्टेंस क्या बोलता है? इट इज द रेसिस्टेंस सीन, देखा जाता है, सीन लुकिंग इनटू द इनपुट टर्मिनल। जैसे एम्पलीफायर अभी मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था थोड़ी देर पहले, अपने कॉपी में देखिए, उसके इनपुट साइड से, इनपुट साइड इधर इनपुट होता है, इनपुट साइड से मैं जितना रेसिस्टेंस इनपुट साइड का देखूंगा, इनपुट साइड से जितना रेसिस्टेंस इनपुट साइड का देखूंगा उसे इनपुट रेसिस्टेंस कहा जाएगा। अब आउटपुट साइड से देखूंगा टोटल रेसिस्टेंस, वो आउटपुट रेसिस्टेंस कहलाएगा। इनपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट रेसिस्टेंस के हो, सीधा सा भाषा में कहो ना भाई, इनपुट किसी भी एम्पलीफायर का इनपुट साइड का सब एम्पलीफायर इनपुट रेसिस्टेंस कहलाता है, और आउटपुट रेसिस्टेंस आउटपुट साइड से का एम्पलीफायर का आउटपुट साइड आउटपुट रेसिस्टेंस कहलाता है। ऐसा क्लियर? अब यहाँ क्वेश्चन एक बार और बता रहा हूँ, किसी किसी किताब में इसे जेडाई और जेडो बोलता है, जेडाई और जेडो। बहुत सारे लोगों को जेड और आर में डेफिनेशन समझ में नहीं आता, आर और जेड क्या एक ही है या अलग अलग है, ये चीज़ मैं समझा देता हूँ। ऐसे राजीव सर नेटवर्क में इसको डिफाइन किए होंगे, आर को रेसिस्टेंस और जेड को इम्पीडेंस बोलते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक बात इसको थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आप समझें। हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट होते हैं, एक हो गया रेसिस्टेंस जिसे आर से सूचित करते हैं, एक हो गया इंडक्टेंस इसे एल से, और एक हो गया कैपेसिटर जिसे सी से। करेक्ट? इसके अंदर के रेसिस्टेंस को आर ही कहा जाता है, तो खुद ही रेसिस्टेंस है, लेकिन इसके अंदर के रेसिस्टेंस को एक्सएल कहा जाता है, रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या? रिएक्टेंस। और इसके अंदर के रिएक्टेंस को एक्ससी कहा जाता है। लेकिन यदि मैं दोनों को मिला दूं, ठीक है, एक इंडक्टर और एक रेसिस्टेंस, तो ये तो आर लिखाएगा और ये एक्सएल लिखाएगा। तो अब बताइए, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद एक नया रेसिस्टेंस हमें प्राप्त होगा। इसका नाम क्या? रेसिस्टेंस दीजिएगा तो इसका नाम क्यों नहीं लिखिए आप? रिएक्टेंस क्यों नहीं लिखिएगा? इसका नाम रिएक्टेंस, इसका नाम रेसिस्टेंस है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद एक नया एलिमेंट बना, इसका नाम क्या लिखिएगा? रिएक्टेंस लिखिएगा तो ये बोलेगा रेसिस्टेंस क्यों नहीं, और रेसिस्टेंस लिखिएगा तो ये बोलेगा रिएक्टेंस क्यों नहीं। यानी 2 से अधिक एलिमेंट जब कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, इसे हम लोग इम्पीडेंस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इम्पीडेंस, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? जेड से। तो कभी, क्योंकि एम्पलीफायर में कैपेसिटर भी आने वाला है, क्या आने वाला है? कैपेसिटर भी आने वाला है। ठीक, और कैपेसिटर के कारण हम लोग कभी कभी किसी किसी किताब में जेडाई और जेडो ले दीजिएगा तो कोई घबराने की बात नहीं है, आर आई और आर ओ का ही दूसरा नाम है। हम लोग अभी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, उसके लिए आर आई और आर ओ ही लिया जाता है, लेकिन आगे चल के फेट एम्पलीफायर या मॉसफेट एम्पलीफायर पढ़ने लगिएगा तो आप जेडाई और जेडो यूज़ कीजिएगा, तो घबराने की बात नहीं है। अगर कोई किताब में दिख गया तो ऐसा नहीं कि सर जेडाई नहीं समझाए थे आप और आर आई और आर ओ नहीं समझाए थे, तो मैं इन सब चीज़ों को भी समझाऊंगा आपको। ऑलरेडी इन दोनों का नाम बता दिया। ठीक है, आर आई को ही जेडाई नाम दे रहे हैं, आर ओ को ही जेडो नाम दे रहे हैं, या जेडो को ही आर ओ नाम दे रहे हैं, जेडाई को ही आर आई नाम दे रहे हैं। वो मैं भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आर आई और आर ओ यूज किया। कहीं अगर इसको यूज कर लिया मैं गलती से तो आप घबराएं नहीं, आप समझ जाएंगे कि यही बता रहे हैं सर। पावर गेन, पावर गेन क्या है? आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। फिर वही फॉर्मूला, जहां भी गेन शब्द आएगा आउटपुट बटा इनपुट, और पावर लगा है तो आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। यानी इन 5 चीज़ों से हम किसी एम्पलीफायर का
कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं कि एम्पलीफायर अच्छा है या बुरा है। किस तरह का एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, अभी एम्पलीफायर के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम, तो जो एम्पलीफायर पढ़ेंगे उसमें इन पांचों चीज़ों को निकालेंगे और इस पांचों चीज़ से हम बताएंगे कि ये एम्पलीफायर अच्छा है या अच्छा नहीं है। ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये 5 जो होता है इसे हम लोग पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीफायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीफायर। अब आगे क्या पढ़ाएंगे सर? तो अगला टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, दिखाएंगे फोटो से कैसे सिग्नल मतलब सिग्नल ट्रांजिस्टर के अंदर जाता है एक्टिव रीजन से, वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्राफिकल एनालिसिस, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ग्राफिकल एनालिसिस पे बात करते हैं। चलिए हम लोग देखते जाते हैं। इसका नाम है, ठीक है, स्मॉल सिग्नल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल इन स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। टॉपिक का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखा हुआ है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल इन स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसको मैं समझा रहा हूँ। आराम से धीरे धीरे देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव लेके चल रहा हूँ, इसको समझाते हुए चल रहा हूँ कि पहले बना हुआ रहता था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। सबसे पहले इस फोटो को देखिए। क्या इस फोटो से कभी जानकारी मिली? इस फोटो को कभी आपने बनाया? तो एक लड़का बोला सर नहीं, कभी नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये जो फोटो है ये कॉमन इमीटर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, अब आप जैसे मैंने बोला, आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी पलटिए और कॉमन इमीटर में जाइए और उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखिए। कॉमन इमीटर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में कॉपी में देख लिए होंगे। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का नाम है डीसी लोड लाइन। याद आ गया होगा, इसका नाम क्या कहलाता है? डीसी लोड लाइन। और आपको डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं बहुत अच्छे से समझाया है, लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब आइए, इसमें यहाँ से नीचे वाला रीजन कट ऑफ रीजन कहलाता है, यहाँ से इधर वाला रीजन सेचुरेशन रीजन कहलाता है। पढ़े होंगे आप। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है यही एक्टिव रीजन है, करेक्ट। अब आइए, तो एक्टिव रीजन के अंदर के बीच में सबसे पहले तो इस डीसी लोड लाइन का मिडिल पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं और इसी को कहते हैं क्यू पॉइंट। मैं कंसीडर कर रहा हूँ। एक लड़का बोला कि क्या क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन के बीच में होता है? तो इसका आंसर है ज़रूरत के अनुसार आपका जिस तरह का एम्पलीफायर होगा, क्यू पॉइंट उस एम्पलीफायर का पोजीशन बदल सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्यू पॉइंट की पोजीशंस एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग बदल सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन के बीच में होता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट जो है डीसी लोड लाइन के बीच में होगा, करेक्ट। और आगे अभी और भी एम्पलीफायर है, उसमें मैं क्यू पॉइंट को नीचे भी लाऊंगा, यहाँ पर भी लाऊंगा, उसकी नीचे भी ले जाऊंगा। तो ये मैं आपको आगे वाले एम्पलीफायर, जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर वाले एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट को हटा भी सकता हूँ, अलग जगह पर ले जा सकता हूँ। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन के बीच में दिया जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? अब आइए, हम इस लाइन से इधर ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक। इधर लाइन क्यों खींचे सर? और एक बात, ये जो एक्सिस है इसका नाम VC है, और ये जो एक्सिस है इसका नाम IC है, ठीक। और इसका नाम जो होता है, ये जो लाइनिंग होता है, इसका नाम IB होता है। IB बराबर 0 माइक्रो एम्पियर, याद आ रहा होगा। यहाँ भी IB लेते थे, IB बराबर 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इस तरह से मैं और भी नाम लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ IB बराबर 40 माइक्रो एम्पियर। अपने कॉपी को पलट के देखिएगा, IB बराबर 60 माइक्रो एम्पियर, IB बराबर 80 माइक्रो एम्पियर। इस तरीके से आपके पास, और यहाँ भी IB बराबर, ठीक है, 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक, 100 माइक्रो एम्पियर। इतना आगे नहीं जाता है, बट फिर भी ले लिया। तो ये आपके पास IB का मान था, यानी ये बेस हुआ। इधर वाला जो लाइनिंग बेस सेक्शन से आ रहा है, ठीक, ये इनपुट है। अब आइए, ये जो मैंने लाइन खींचा, क्यों खींचा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिग्नल देने के लिए, सिग्नल का कुछ एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ तक ले जा रहे हैं, और जितना ऊंचा इधर ले जा रहे हैं उतना ही ऊंचा इधर भी लाएंगे, इतना दूर।
यहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगा और यहाँ से एक लाइन खींचूंगा, खींच दिया। और यहाँ पर मैं सिग्नल बना रहा हूँ। सिग्नल को अच्छे से देखिएगा, ऊपर ले गया, नीचे की ओर ले गया, ऐसे, ये मेरा सिग्नल हुआ। ये इनपुट सिग्नल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये इनपुट सिग्नल, क्योंकि बेस में सिग्नल दिया जाता है। एक लड़का बोला कैसे पता चला सर कि ये इनपुट सिग्नल है? क्योंकि ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये बेस सेक्शन कहलाता है। ये आउटपुट वोल्टेज है, वीसी। वीसी को आउटपुट वोल्टेज कहते हैं सर। देखिए ना, आउटपुट वोल्टेज, और ये आउटपुट करंट है। लेकिन इधर वाला जो है बेस सेक्शन है। इसको पता कैसे चलेगा? तो हम आइए बेसिक सर्किट ऑफ एन एम्पलीफायर यहाँ बना चुके हैं। इसमें देखिए, ये देखिए आरबी और वीआई बेस में दिया जा रहा है। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हम लोग बोले भी थी, कॉमन इमीटर से ज़्यादातर यूज करेंगे, उसका कारण बता चुके हैं आपको। ये आरसी और वीसीसी है, तो आरसी जहाँ पर होगा उसी के आउटपुट मिलेंगे, और यहीं पर वीसीई होता है। आपको मालूम होगा, पढ़ाए थे वीसीई, तो ये वाला जो होता है इसे वीसीई कहते हैं। यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं, यानी वीसीई मेरा आउटपुट हुआ, ये भी आउटपुट हुआ, लेकिन ये जो सिग्नल इधर से आ रहा है ये इनपुट सिग्नल कहलाएगा। करेक्ट? चलिए सर, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। आगे बताइए, अब क्या करेंगे आप? ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पर आप टच कर रहे हैं इसको नीचे की ओर ले जाइए। ले आए? इसको भी नीचे की ओर ले जाइए, इसको भी नीचे की ओर ले जाइए। ले गए? और इसको नीचे की ओर ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। करेक्ट? अब आइए, ये जो आपके पास फोटो है, इस फोटो को नीचे की तरफ शो करेंगे हम लोग यहाँ पर, वो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा अच्छे से। सिमिलरली ये तो इधर हो गया, यानी अब इसको हम इधर दिखाएंगे। देखिएगा, इधर दिखाएंगे। कैसे दिखा रहे हैं इसको? ठीक है, देखिए, ये मैं इधर दिखा रहा हूँ। ये अब थोड़ा लाइन टेढ़ा होगा, आप अच्छे से बना लीजिएगा लाइन को। ठीक है, लाइन टेढ़ा होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए देखिए इधर, तो यहाँ देखिएगा, ये वाला जो आपके पास है ये ग्राफ, इसको इधर प्लॉट कीजिए। इसको थोड़ा समझने के लिए क्या कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा रंग दे रहे हैं। ये देखिए, आप इधर कलर मैंने कर दिया, और इसमें ऐसे क्रॉस क्रॉस डॉट 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 साइन दे दिया मैंने, जानबूझ करके मैंने डॉट डॉट दिया ताकि आप समझें कि दोनों का फोटो अलग अलग है। कौन किधर जाएगा वो मैं समझाऊंगा। तो आइए इसके ग्राफिकल एनालिसिस को देखते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस में देखिए, ये वाला जो बेस इनपुट सप्लाई है हाफ साइकिल, वो इधर आएगा। ठीक है, और दूसरा हाफ साइकिल इधर होगा। ठीक है, तो ये ही हाफ साइकिल को हमको यहाँ रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका समझ के चलिए, ये इसका बेस लाइन हुआ, और जैसे लाइन खींचते ना ऐसे ऐसे, और ये इनपुट सप्लाई हुआ, वैसे ही हमें यहाँ पर एक लाइन खींचना होगा। ठीक, और इधर ग्राफ है वीसी का, तो इधर देना होगा। और ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिएगा, ऐसे, यहाँ से ऐसे, और इधर से ऐसे। अच्छे से बनाइएगा ताकि बराबर दिखे। और देखिएगा, ये वाला सेक्शन इधर आया, इधर मुड़ा, ये वाले रास्ते से आया, यानी ये वाला जो सेक्शन होगा वो इस तरीके का लाइन का होगा। करेक्ट? और ये वाला सेक्शन इधर आया ऐसे, इसलिए ये वाला जो सेक्शन होगा इधर होगा। ये आपके पास हुआ। और ये वाला जो अक्ष होगा ये VCE कहलाएगा। हाँ जी, क्योंकि ये भी VCE है, उसी का अक्ष के लाइन में है ना, तो हम यहाँ पर VCE दिखाए। ठीक है, और ये सब के बारे में भी पढ़ाएंगे आगे चल के, ये होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है, बहुत स्लो लेके जा रहा हूँ एम्पलीफायर, आराम से सिखा रहा हूँ। ठीक है, आइए ये वाला लेके चलिएगा, तो देखिए अक्ष किधर है, उधर है ना ऊपर, इसमें ऐसे, इसलिए यहाँ से मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन पॉइंट होगा, क्योंकि ये बीच का पॉइंट है तो ये ओरिजिन पॉइंट होगा। तो ये इसमें इस तरीके से जाएगा और ऐसे बनेगा। अब देखिए, ये वाला जो सेक्शन है ये वाला इधर आया, क्योंकि इसमें डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन ऐसे बनेगा। और ये जो लाइन है इसमें डॉट 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 बन रहा है, ये आपके पास डॉट 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 बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा फोटो हुआ इसका। तो यही ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ठीक, इसी को कहते हैं एम्पलीफाइड। एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछ दिया। क्या क्वेश्चन पूछा वो सुनिए। बोला, सर अगर ये इनपुट है तो इनपुट का सिग्नल इतना बड़ा, इसका एम्पलीट्यूड इतना बड़ा। करेक्ट, लेकिन सर ये कलेक्टर करंट आउटपुट में है, इसका एम्पलीट्यूड और छोटा दिख रहा है, इसका भी एम्पलीट्यूड वोल्टेज का और छोटा दिख रहा है। ये आउटपुट है तो बड़ा होना चाहिए ना, इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा फोटो है, हाथ से मैंने बनाया है। करेक्ट, एग्जैक्टली मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैंने हाथ से बनाया है, यहाँ पर नहीं दिख पाएगा। हाँ, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल वैल्यू लेके चलूँगा। सबका मान रखिएगा, जैसे इसका मान देखिएगा ना, यहाँ इसका मान कितना होगा, यहाँ पर का जो वोल्टेज करंट का मान होगा और वोल्टेज का मान होगा। जब आप इसको डिफाइन
फॉर्मूला में ले जाके डिफाइन कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज, तो जो इनपुट करंट गेन होगा, इन वोल्टेज गेन और करंट गेन, उससे पता चल जाएगा कि वोल्टेज कितना गुना बढ़ रहा है, करंट कितना गुना बढ़ रहा है। तो मैं बताऊंगा, इसी में बताऊंगा एक न्यूमेरिकल लेके, क्योंकि मेरे को स्मॉल सिग्नल के बारे में समझाना था कि कैसे सिग्नल किधर से आता है ग्राफिकल एनालिसिस में और किधर हम आउटपुट लेते हैं। तो अगर हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर होगा तो हम वोल्टेज का कंसिडरेशन करेंगे, और अगर मेरा करंट एम्पलीफायर होगा तो मैं करंट का कंसिडरेशन करूंगा। ठीक है, तो ये क्यू पॉइंट ही मेन पॉइंट होता है, यहीं से सिग्नल को ट्रैवलिंग कराया जाता है। कहाँ से सिग्नल को ट्रैवलिंग शुरू करते हैं? क्यू पॉइंट। यानी क्यू पॉइंट एक मेन पॉइंट हुआ, इसका भी ओरिजिन, इसका भी ओरिजिन और इसका भी ओरिजिन, यही क्यू पॉइंट मेन पॉइंट होता है, इसीलिए क्यू पॉइंट आपको पढ़ाया था मैंने। दूसरा, क्यू पॉइंट को स्टेबल भी करना है। स्टेबल करने के लिए ये लोग नहीं करेगा सर, आपको याद है बाइसिंग सर्किट मैंने पढ़ाया था, और जो क्यू पॉइंट को स्टेबल करता था, अगर ये को क्यू पॉइंट ऊपर हिल गया या नीचे हिल गया तो उसके साथ साथ ये सिग्नल भी ऊपर चल जाएगा और नीचे चल जाएगा, जिससे मेरा जो रास्ता जितना बड़ा है, इतना बड़ा को बैंडविड्थ कहते हैं, इससे सिग्नल बाहर निकल जाएगा, जिससे नॉइज या डिस्टॉर्शन आएगा। क्या आएगा? नॉइज या डिस्टॉर्शन आएगा। ठीक है, देखिए अब आपके पास स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा, उसको पढ़ देता हूँ और समझाता हूँ एग्जैक्टली। फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा और इसको और अच्छे से समझाऊंगा, वैल्यू रख के दिखाऊंगा, और मैं जो आपका जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर बढ़ नहीं रहा है, वो मैं आपको बढ़ा के दिखाऊंगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये फोटो रहता है और हाथ से बनाने में वो दिखता नहीं है एग्जैक्टली, लाइन है, इसका एग्जैक्ट एंगल वगैरह हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग को ऐसा दिखता है, लेकिन मैं आपको वैल्यू दूंगा तो आपको पता चलने लगेगा। चलिए हम लोग लाइन को पढ़ देते हैं। ट्रांजिस्टर इज द हार्ट ऑफ एम्पलीफायर, किसी भी एम्पलीफायर का हार्ट माना जाता है ट्रांजिस्टर, बिना ट्रांजिस्टर के तो एम्पलीफायर बनाया ही नहीं जा सकता है। आगे ठीक है, ओके, वी हैव टू बायस एट द क्यू पॉइंट एज शोन इन अ फिगर, मतलब अगर किसी भी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में काम कराना है तो उसको क्यू पॉइंट के रीजन में बायस करना जरूरी है, क्यू पॉइंट के आसपास, क्यू पॉइंट के ऊपर और क्यू पॉइंट के नीचे आपका सिग्नल ट्रेवल होना चाहिए। ठीक है, ओके। और अगर हम लोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना है कि हमको एक्टिव रीजन में काम करना है। किस रीजन में काम करना है? एक्टिव रीजन, और ये हमारा एक्टिव रीजन ही कहलाता है। इतना बड़ा रीजन आपको पढ़ाया गया है कि एक्टिव रीजन क्या होता है। ठीक है, इसमें मैं टाइम वेरिंग बेस सिग्नल में इनपुट के रूप में देता हूँ। ठीक है, और हमें टाइम वेरिंग वोल्टेज आउटपुट के रूप में, और टाइम वेरिंग करंट, यहाँ पर करंट है, इसका नाम आईसी है। ठीक है, और यहाँ पर बीसी है। टाइम वेरिंग वोल्टेज आउटपुट और टाइम वेरिंग करंट आईसी के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट लिखा है। ये वाला पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और ये वाला पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, यही दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आता है। इफ द टाइम वेरिंग आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल, वर्ड्स पकड़िए, क्या लिखा मैंने? प्रोपोर्शनल। ठीक है, इफ द टाइम वेरिंग आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू एंड लार्जर देन, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल के साथ साथ एंड लार्जर भी शब्द है, प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए और लार्जर भी होना चाहिए। ठीक है, देन द टाइम वेरिंग इनपुट सिग्नल, इस पॉइंट को फिर से बता रहा हूं, यदि मैं टाइम वेरिंग इनपुट सिग्नल देता हूं और हमें टाइम वेरिंग आउटपुट सिग्नल जो मिलता है वो इनपुट के अनुसार टाइम वेरिंग होना चाहिए और इनपुट सिग्नल से बड़ा होना चाहिए, इनपुट सिग्नल से बड़ा होना चाहिए, साफ साफ लिखा है, लार्जर देन द टाइम वेरिंग इनपुट सिग्नल, देन सर्किट इज कॉल्ड लीनियर एम्पलीफायर। तब प्रोपोर्शनल होना चाहिए, समानुपाती बोलते हैं इसे, तब इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? लीनियर एम्पलीफायर। एक लड़का बोला अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग नॉन लीनियर एम्पलीफायर बोलते हैं, नॉट ए लीनियर एम्पलीफायर, साफ साफ लिखा हुआ है। यदि प्रोपोर्शनल हो नहीं होगा, नॉट वेरी वेरी प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं है, बढ़ेगा जरूर लेकिन प्रोपोर्शनलिटी नहीं बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल मतलब समझते हैं, मैं 2 मान लो वो 4 तो दुगना है, मैं 3 हुआ तो 6 हो गया, प्रोपोर्शनल है, यानी कि डबल का प्रोपोर्शनलिटी चल रहा है। तो प्रोपोर्शनल नहीं अगर हुआ, अगर इनपुट और आउटपुट प्रोपोर्शनल, बढ़ेगा जरूर लेकिन प्रोपोर्शनलिटी से नहीं बढ़ेगा, एंड दैट टाइम दैट इज नॉट ए लीनियर एम्पलीफायर। और आगे चल के इसके बारे में भी नॉन लीनियर एम्पलीफायर के रूप में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, उसको पावर एम्पलीफायर नाम देंगे, नॉन लीनियर एम्पलीफायर में आएगा। ओके ओके, और दूसरा इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है एक्टिव रीजन में हम लोग यूज करते हैं, इसमें नॉट कोई जरूरी नहीं कि एक्टिव रीजन में होगा। दूसरा पॉइंट ये भी है, नॉन लीनियर एम्पलीफायर
इनपुट का प्रोपोर्शनल नहीं होता है, पहला रीजन। दूसरा कि फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में देने की जरूरत नहीं है, एक्टिव रीजन में नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। देखिएगा आगे वाले सेमेस्टर में ये जो क्यू पॉइंट है यहाँ भी लिया जाएगा, नीचे भी लिया जाएगा, ये एक्टिव रीजन है जी। इस रीजन को क्या बोलते हैं आप? कट ऑफ रीजन बोलते हैं। इसलिए क्यू पॉइंट कुछ कुछ एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, नीचे भी मिलेगा, तो अलग अलग जगह पर मिलेगा, वहाँ पर तो एक्टिव रीजन होगा नहीं। नन दैट टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज कॉल्ड नॉन लीनियर एम्पलीफायर, जो कि अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं है, आने वाले सेमेस्टर में मिल जाएगा। फिलहाल जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्यू पॉइंट यहाँ पर है, और ये कौन से रीजन में? एक्टिव रीजन में है। और एक्टिव रीजन में क्यू पॉइंट होने के कारण और इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल का प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अब बड़ा भी है, प्रोपोर्शनल भी है, इसलिए इसे लीनियर एम्पलीफायर भी कहा जाता है। प्रोपोर्शनल मतलब समझते हैं जी, प्रोपोर्शनल, ठीक है, हाँ एकदम समझते होंगे अच्छे से। y बराबर mx, जहाँ m जो है स्लोप दिखाता है और वही प्रोपोर्शनल कितना गुना बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रोपोर्शनल और एक लीनियर एम्पलीफायर वर्ड्स यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे सर चलिए ठीक है इतना तो समझ गए, एक एग्जाम्पल दीजिए। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली कि करंट गेन, वोल्टेज गेन कैसे निकाला जाता है, पावर गेन कैसे निकाला जाता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए, और मैं एक एग्जाम्पल देके आपको वोल्टेज गेन, करंट गेन निकाल के समझाता हूँ। चलिए, तो इसका प्रैक्टिकल वैल्यू समझने के लिए आप फिर से फोटो बनाएंगे, ये फोटो, क्योंकि वो फोटो उसके लिए था, अभी उसी फोटो में बनाने लगिएगा तो कुछ पिछ हो जाएगा। अब ये फोटो फिर से बनाइएगा, कोई जरूरी नहीं कि अभी सर्किट बनाए, मैं सर्किट को मिटा देता हूँ, ये सर्किट की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक एग्जाम्पल से समझने जा रहे हैं, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल से समझने के लिए आप इस फोटो को फिर से समझिएगा अच्छे से, और मैं वैल्यू लेके चल रहा हूँ, वैल्यू लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से देखना है। अच्छा एक बात बताइए, ये मेरा कौन सा अक्ष है? वोल्टेज अक्ष। तो मैं इसको ऐसे बांट रहा हूँ, देखिएगा, यहाँ एक, यहाँ दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, सबको बराबर बराबर बांटा। ये 2 वोल्ट लिया, ये 4, ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 10, ये कितना हो जाएगा? 12, ये कितना हो जाएगा? 14। तो मैंने इसको बांट दिया, ठीक। आप आराम से बांट सकते हैं और मान चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसी के रेंज में आप रखिएगा, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में है। अब आगे बढ़ रहे हैं, करंट को देखिए, करंट में क्या है, ठीक है, इधर देखिएगा, करंट को मैं इसी तरीके से बांट रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में, ठीक है। करंट को भी मैं इसी तरीके से बांट रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 6 7, और यहाँ लिख दे रहा हूँ मिली एम्पियर में है, तो यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है। और ये वोल्टेज भी में है, वोल्टेज में है, ठीक, यहाँ तक हो गया, ठीक। अब आगे देखिए, अब मैं सिग्नल दे रहा हूँ और करंट वोल्टेज निकाल के दिखाऊंगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मेरा सिग्नल है, लंबा खींच दिया जानबूझकर क्योंकि आपको दिखाना है। तो ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को देखिए, ये वाला पॉइंट इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है ये और ये के बीच में है, तो इसका मान कितना है? बेस का मान 40, और इसका मान कितना है? 20। 20 और 40 के बीच में कौन आता है? 30, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसका मान 30 है, इसलिए ये वाला जो लाइन होगा इसका नाम होगा 30 माइक्रो एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, कैसे मान लिखे पता चला? अच्छा, ये वाला जो मान है इन दोनों के बीच में आ रहा है, 60 और 40, इसका मतलब इसका मान 50 होगा, ये हो गया 50 माइक्रो एम्पियर। और ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 80 और 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, 80 और 60 70 माइक्रो एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, 70 50 और 30 माइक्रो एम्पियर। इसकी चोटी यहाँ से यहाँ 50, यहाँ से इतना ऊंचा, ठीक है, 50 से 70 यानी 20 होगा, और 50 से 30 यहाँ भी 20 होगा। यहाँ तक समझ गए कैसे कैसे मैंने फोटो बनाया? आप समझ रहे, मैं आपके सामने लाइव बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसमें सब चीज़ निकाल के दिखाइए, वोल्टेज गेन, करंट गेन, ठीक है, वोल्टेज। तो सबसे पहले हम आपको करंट गेन निकाल के दिखाएंगे। कौन सा? करंट गेन। करंट गेन किसे हम लोग कहते हैं? AI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AI, करंट गेन। तो करंट गेन का फॉर्मूला क्या होता है? AI बराबर आउटपुट करंट बटा में इनपुट करंट होता है जी, ठीक है। इतना तो फॉर्मूला पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप,
तो एक लड़का बोला यस सर पढ़ते तो आ रहे हैं। आउटपुट करंट को क्या बोलते हैं? IO, आई आउटपुट, और यहाँ आउटपुट करंट कौन है? IC, कौन है जी? IC। और इनपुट करंट कौन है? इनपुट में कौन है? बेस होता था ना, तो इनपुट करंट बेस है IB, IC बटा IB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, IC बटा IB। चलिए, तो IC बटा IB का मान मैं आपको AI का मान कैलकुलेट करके बताता हूँ। IC और IB का मान, फोटो में देखिए IC और IB का मान क्या दिख रहा है, कैसे निकालिएगा इसको, देखिएगा ध्यान से देखिएगा मेरा, मैं जो बताने जा रहा हूँ। ये पूरा सिग्नल जा रहा है, तो इसकी चोटी का मान और इसकी चोटी का मान को घटा दीजिए। इसका मान कितना है देखिए तो 70, और इसका मान कितना है? 30। 70 में से 30 घटाइए, क्या होगा? 50। ठीक, घर पता चला। इसका चोटी का मान 70, इसका चोटी का मान 30, 70 में से 30 गए 50 माइक्रो एम्पियर IB करंट का मान, यानी नीचे में होगा 50 माइक्रो एम्पियर। अब आइए IC का मान क्या होगा आपके पास, देखिएगा इसका चोटी का मान देखिएगा 5 मिली एम्पियर और इस चोटी का मान 3, तो इतना ही दूर ना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 3, समझते हैं ना, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, तो भाई इतना दूर हमको चाहिए, तो 5 में से 3 घटाइए, कितना? 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। यही एम्पी कितना गुना बढ़ेगा बता देगा, सॉल्व कीजिए। 2 गुना मिली को कहते हैं 10 का पावर -3 बटा एम्पियर कट जाएगा सर, देखिए, और ये हो गया 50 गुना 10 का पावर -6 एम्पियर, तो एम्पियर से एम्पियर कट गया, इसको काट दीजिए। AI बराबर, ठीक है, 2 से 50 को भागा दीजिएगा, ये ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो देखिए क्या लिखेंगे, ठीक है, ओके, तो 2 से 50 से भागा देके दिखाते हैं आपको। 50 से भागा देंगे, 2 से पॉइंट देंगे, 0 0 फिर 0, ठीक है, 4, 0.04, ठीक, और ये 10 का पावर 6 ऊपर गया, प्लस में 3 कटा, गुना 10 का पावर 3, इतना, ठीक है, बस खत्म हो गया, क्योंकि इसमें कोई यूनिट तो होता नहीं है। अब आइए इसको इसमें गुना कीजिए, ठीक है, तो इसमें 3 जीरो लगेगा और 3 अंक के बाद 10 लाओ। AI बराबर कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, ठीक है, 1 2, ठीक है, 100 तो इसमें से कट गया, तो 2 बचा, यानी कि 40 आएगा। कितना गुना बढ़ गया सिग्नल? 40 गुना। AI का मान कितना निकल गया? 40। कितना अच्छे से आपको मैंने समझाया कि कैसे करंट बढ़ गया ना, करंट बढ़ा सर, क्योंकि आउटपुट बटा इनपुट 40 गुना सिग्नल करंट का बढ़ गया, तो करंट एम्पलीफायर हो, करंट बना ना सर, एम्पलीफायर हुआ कि नहीं, हमको एम्पलीफायर शो करना है। इसी तरह से वोल्टेज का भी कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज के लिए आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट चाहिए। आउटपुट वोल्टेज तो है, लेकिन इनपुट वोल्टेज कहाँ है सर? ये तो करंट के रूप में आ रहा है आपके पास। यहाँ टेंशन हो गया सर, इसका कैसे निकालेंगे? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो एक काम करते हैं, AB वोल्ट दूसरा निकालने जा रहे हैं, उसका नाम है वोल्टेज गेन, ठीक है, क्या निकालेंगे? वोल्टेज गेन। क्या निकालने जा रहे हैं? वोल्टेज गेन निकालेंगे, सब लोग क्या बोलते हैं? AV। चलिए, वोल्टेज गेन निकालेंगे, तो AV का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, आउटपुट वोल्टेज होता है ना जी, आउटपुट वोल्टेज बटा में क्या होता है? इनपुट वोल्टेज। समझ गए यहाँ तक? आउटपुट वोल्टेज बटा में इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला, एक लड़का बोला आउटपुट वोल्टेज तो दिख रहा है, लेकिन इनपुट वोल्टेज पता ही नहीं है। सर, तो दोनों पता रहेगा तब ना भागा दीजिएगा। तो एक लड़का बोला सर हमको पता है वोल्टेज को, वोल्टेज जो होता है करंट गुना रेसिस्टेंस होता है ना? हाँ, करंट गुना रेसिस्टेंस भी होता है, तो क्यों ना आउटपुट वोल्टेज को आउटपुट करंट यानी IC गुना RL लिख सकते हैं, और बटा इनपुट वोल्टेज में कौन दिया गया? IB गुना Rin लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि इन दोनों का मान पता है ना? और इसका मान देखिए, ये देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब मैं पढ़ा रहा था, इसको और अच्छे से लिखता हूँ, AB बराबर, अच्छा E क्या कहलाएगा? IC बटा IB, अभी पढ़ाया था, IC बटा IB AI होता है, देखिए AI लिख दिए ना, गुना RL बटा Rin। एक लड़का बोला इसका तो मान ही नहीं पता है, नहीं ना पता है, अरे इसका मान नहीं पता, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए ना। क्या दिमाग लगाना है? RL का मान कितना होता है, और Rin मतलब इनपुट रेसिस्टेंस। क्या? Rin मतलब इनपुट, RL मतलब आउटपुट। और आपको सिखाया था कि आउटपुट रेसिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है इनपुट रेसिस्टेंस से। ये कहाँ बताए थे? तो जब पढ़ाए थे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जब हम पढ़ा रहे थे उस समय ऐसा बताए थे। आप जाके देखिए, ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर हम समझाए हैं
कौन बड़ा होता है? RL। और Rin क्या होता है? छोटा। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो ये 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बड़ा होगा। अच्छा बताओ AI का मान कितना है? 40। अब ये 1 से बड़ा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। मान लो 2 ही आया, तो अब बताइए AI का मान 40 और यहाँ गुना 2 करेंगे तो 40 दूना 80। वोल्टेज गेन कितना हो गया? वोल्टेज गेन यानी वोल्टेज बढ़ गया कितना? 80 गुना वोल्टेज बढ़ गया। यानी ये लिख सकते हैं हियर RL बटा में Rin इज ग्रेटर देन 1, so voltage gain ठीक है, voltage gain increased। ठीक, ये आपके पास आ गया, वोल्टेज गेन इज इंक्रीज्ड, ये आपके पास मिल गया। तो कैसे मैंने कैलकुलेट किया? ये तो मान आपके पास नहीं मालूम था, ठीक है, इसको हम लोगों ने एज्यूम किया, और जब आपके पास क्वेश्चन में रहेगा तो ये दोनों का मान दिया रहेगा और इसी मान के आधार पर हम वोल्टेज गेन और करंट गेन कैलकुलेट कर लेंगे। और भी निकलेगा, मैं सिर्फ इतना समझा रहा था कि ये कैसे इससे हम लोग वोल्टेज गेन और करंट गेन कैलकुलेट करते हैं। एम्पलीफायर दिखता नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है, सर दिखा नहीं, बढ़ा नहीं, दिखता नहीं है। तो हम लोग को दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोग हाथ से फोटो बनाते हैं, और लेकिन एग्जैक्टली जब वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुटअप करते हैं तो अपने आप दिखने लगता है कि 10 गुना बढ़ा या 20 गुना बढ़ा या 50 गुना बढ़ा या 100 गुना बढ़ा, ठीक है, कितना गुना सिग्नल बढ़ा वो आपको दिखता है। तो अब मैं आगे जाऊँगा, इसके आगे इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। और भी निकल सकता था, पावर गेन निकालना है, ठीक है, और भी चीज़ निकल सकती है, लेकिन अभी हम लोग इतने ही निकाल रहे हैं कि समझाना था मेरे को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।